Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Dear students, we are going to start our new topic, that is electroplating on steel. इससे previous कुछ topics हमारे रह गए हैं because वो smart syllabus में include नहीं है. ठीक है, तो for 9th class it is not necessary to learn these topics. ठीक है, फ्यूचर में इंशाल्लाह आप जब आपके पास टाइम मिले तो इनको देख लीजिएगा. सो दैट्स वाई फॉर इमरजेंसी पर्पसेस और फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्मार्ट सिलेबस मैं वो टॉपिक फिलहाल लेक्चर नहीं बना रहा. उसके फिर जो प्री 9th नेक्स्ट ईयर आएगी इंशाल्लाह उसके लिए बनाऊंगा. ओके, सो अभी फिलहाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस कर लेते हैं. Basically, steel objects are often protected from corrosion by electroplating with zinc, tin and chromium. यानी स्टील या आयरन को जंग लग जाता है तो उसको कोरोजन से, रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक लेयर कोट कर लेते हैं, जिंक की या टिन की या क्रोमियम की. इन तीनों मेटल में से कोई एक मेटल की लेयर कोट कर लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के जरिए. इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. यानी एक मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए दूसरे मेटल जो कोरोजन रेजिस्टेंट हो उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक, टिन, क्रोमियम वो कोरोजन रेजिस्टेंट है, उनको जंग वगैरह नहीं लगता. सो दैट्स व्हाई आयरन या स्टील को जंग, कोरोजन से बचाने के लिए हम इन एलिमेंट्स की प्लेटिंग कर लेते हैं, उसके सरफेस के ऊपर लेयर कवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर लेते हैं. सबसे पहले जिंक प्लेटिंग है. Zinc plating on steel is done by using zinc metal as anode. यानी याद रखिए जिस एलिमेंट की प्लेटिंग करनी है उसको हमेशा एनोड रखना है हमने. ठीक है, दोबारा देखें. एनोड में चूंकि ऑक्सीडेशन होती है, सो आगे मैं समझाऊंगा. जिस एलिमेंट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर, उस एलिमेंट को हमेशा अपने एनोड एज एनोड रखना है. एनोड क्या होता है पहले मैं समझा चुका हूँ. वो इलेक्ट्रोड जिसके जो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड हो. तो सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम जिंक साइनाइड K2ZnCN4 containing little sodium cyanide is used as electrolyte. यानी पोटेशियम जिंक साइनाइड ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है. इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो भी प्रीवियस लेक्चर्स में से मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, सो और जो स्टील ऑब्जेक्ट जिसको कोरोजन से बचाना होता है, जिसको कोरोजन से, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, उसको कैथोड बनाते हैं. सो स्टील इज मेड कैथोड. ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी जाती है. तो जिंक जो है सॉल्यूशन से Zn पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में निकल आते हैं और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं. ठीक है, चूंकि प्रीवियस टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैं आपको सिंपल यहाँ पर समझा दूं डायग्राम से कि लेट्स से ये हमारे पास स्टील है, ये हमारे पास जिंक है. चूंकि हम जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ से Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है. यानी जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, वो मोर एक्टिव मेटल है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो Zn जो है Zn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है और दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर एक्सटर्नल सर्किट बैटरी से होते हुए उस स्टील के पास आ जाते हैं. ठीक है, वहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर और Zn+2 जो सॉल्यूशन से वो अंदर की तरफ सॉल्यूशन के अंदर से आ जाता है स्टील के पास और अपने ही दो इलेक्ट्रॉन्स वो जो उसने लूज किए थे और बैटरी एक्सटर्नल सर्किट के जरिए बैटरी से बाहर होते हुए आए थे, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा गेन कर लेता है, रिड्यूस हो जाता है और इधर कैथोड यानी स्टील के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है. सो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. यानी यहाँ से जिंक एटम्स +2 Zn+2 की फॉर्म में रिलीज होते चले जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट से के जरिए बाहर से आ जाते हैं. ठीक है,
स्टील के पास और Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर से, सो दोनों आपस में दोबारा मिल जाते हैं, यानी Zn+2 अपने इलेक्ट्रॉन्स दोबारा कैप्चर करके इस स्टील के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है, रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस होकर इस स्टील के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाता है। ठीक है, यानी पोटेशियम जिंक साइनाइड है, इसमें पोटाशियम जो है वो कैटायन बन जाता है, जिंक साइनाइड भी कैटायन बन जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये दोबारा आयोनाइज हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है इनटू Zn+2 और Cn-1 आयन। अच्छा, वो Zn+2 एनोड पर, चूंकि मैंने कहा था जिस चीज को जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसी को हमने एनोड बनाना है। सो जिंक को हमने जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सो जिंक को एनोड बनाना है। जिंक सॉल्यूशन में Zn+2 के फॉर्म में इंटर हो जाएगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन में इंटर हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, बैटरी से होते हुए कैथोड के पास चले जाएंगे और इधर सॉल्यूशन के अंदर से जिंक भी कैथोड तक पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ से कैथोड पर आ जाएंगे। सो दोनों दोबारा, यानी Zn+2 आयन जो है वो दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके रिड्यूस होकर Zn सॉलिड फॉर्म में उस स्टील के ऊपर चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सो सोडियम साइनाइड बेसिकली प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम पोटेशियम साइनाइड क्यों यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस नहीं करने देता, उसको स्प्लिट अप आयंस में स्प्लिट अप होने नहीं देता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइनाइड आयंस आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, इसलिए वो सॉल्यूशन जिसमें साइनाइड आयंस हो उनको आपने रिवर में या स्ट्रीम्स में, लेक्स में ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उससे वो फिर छोटे छोटे स्ट्रीम से चलते चलते रिवर्स या सी में चले जाते हैं, वो पॉइजनस आयंस साइनाइड के, और फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, सो उसको केयरफुली आपने एडजस्ट करना है, उसको कहीं बरी करना है या कहीं ऐसी जगह, या उसको रिसाइकल करना है, या अपने एक्सपीरियंस्ड टीचर से कंसल्ट करना है कि इसका क्या करें। बहरहाल स्टूडेंट टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। टिन प्लेटेड स्टील्स इज यूज्ड टू मेक कैन्स। Food and beverages industries use tin plated cans. This is because the component of food, beverages, and preservatives contain organic acids and their salts. They may form toxic substance by reacting with iron. These acids and salt are corrosive. Tin plating is non-poisonous and prevent corrosion. याद रखें, जो टिन प्लेटेड जो फूड कैंस होते हैं उसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स होते हैं, या उनके साल्ट्स होते हैं, या कोई बेवरेजेस वगैरह उनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो याद रखें, जब भी वो, अगर हम उसको स्टील कैन में ऐड कर दें जो इलेक्ट्रोप्लेट ना हुआ हो, तो वो फूड के मॉलिक्यूल्स स्टील कैन के वॉल्स के साथ, उनके एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और मे बी पॉइजनस रिएक्शन, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनाता जाए। ठीक है, यानी वो स्टील के एटम्स के साथ, आयरन के एटम्स के साथ रिएक्ट करके मे बी ये पॉसिबल है कि वो कोई पॉइजनस सब्सटेंस बनाए और वो फूड को कंटेमिनेट करे। सो दैट्स वाई उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टील जो फूड कैन्स होते हैं उसके स्टील कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं टिन के जरिए। टिन मेटल से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं ताकि क्या हो, ताकि क्योंकि वो टिन जो है वो फूड पार्टिकल्स के साथ, बेवरेजेस के साथ, उसके आयन सॉल्ट्स वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो फूड हमारा महफूज रहता है और उससे कोई केमिकल, एडवर्स केमिकल रिएक्शंस वो नहीं करता, पॉइजनस सब्सटेंसेस नहीं बनते। ठीक है, सो इसलिए हम फूड कैंस को टिन प्लेट करते हैं, टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसके ऊपर। टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट नॉलेज के लिए समझ लें कि द टिन प्लेटिंग ऑन स्टील इज डन बाय यूजिंग टिन एज एनोड। अब दोबारा वही बात आ जाती है कि जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको एनोड बनाना है, एनोड बना दिया हमने किस सॉल्यूशन में, स्टेनलेस सल्फेट के सॉल्यूशन में। SN बेसिकली द सिंबल ऑफ टिन एलिमेंट। कुछ HCl के ड्रॉप्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि हाइड्रोलिसिस ना हो।
इन द इलेक्ट्रोलाइट टू प्रिवेंट इट्स हाइड्रा, ताकि हाइड्रोलिसिस ना हो, वाटर की मौजूदगी में उसकी स्प्लिटिंग अप ना हो। सो टिन सल्फेट जो है कन्वर्ट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है एस एन पॉजिटिव +2 में और सल्फेट -2 में। ओके, तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? बेसिकली उसी तरह सेम वही प्रोसेस है कि टिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Sn+2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर के जरिए, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए बैटरी से होते हुए कैथोड यानी उस स्टील के पास आ जाते हैं जिसको हमने प्लेट करना है। उधर अंदर सॉल्यूशन के अंदर से Sn पॉजिटिव चला जाता है और बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उस स्टील के पास या आयरन के पास। तो कैथोड पर यानी उस आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, वो Sn+2 10+2 आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस हो जाता है Sn सॉलिड फॉर्म में और उसी स्टील या आयरन के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है। सिमिलरली क्रोमियम भी सेम केस है। क्रोमियम मेटल डज नॉट एडहेयर स्ट्रांगली टू द स्टील। याद रखें क्रोमियम मेटल बजाते खुद स्टील के साथ स्ट्रांगली डिपॉजिट नहीं हो सकता, इसलिए स्टील को पहले कॉपर या निकल से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, उसके बाद उसको क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं, ठीक है। सो फिर वही बात आ जाती है कि जिस मेटल को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको एनोड बनाते हैं। सो क्रोमियम मेटल को हम एनोड बनाते हैं और क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम H2SO4 एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है? बेसिक क्रोमियम सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है क्रोमियम +3 में और सल्फेट -2 आयन में, ठीक है। नाउ एनोड पर जो क्रोमियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके सॉल्यूशन में Cr+3 की फॉर्म में इंटर हो जाता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, बैटरी से होते हुए कैथोड के पास चले जाते हैं, यानी स्टील कैथोड के पास चले जाते हैं जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। उसके बाद क्रोमियम +3 भी स्टील के पास चला जाता है सॉल्यूशन के अंदर से, दोनों दोबारा क्रोमियम +3 दोबारा रिड्यूस हो जाता है Cr+ के फॉर्म में और उसी स्टील या आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे क्रोमियम प्लेटेड स्टील इज यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है। मोटर बाइक्स के पार्ट, उसको आयरन या स्टील को जंग से बचाने के लिए उसको हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं ताकि वो कोरोजन से महफूज रख सके हो सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोरोजन और एंड प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे, उसमें कैथोडिक प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट या मैसेज के जरिए बता दीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।